मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूं बजट। बजट एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी लोग परिचित हैं और बहुत से लोग अपरिचित भी हैं। मित्रों, बजट का अर्थ है हिसाब किताब रखना। एक उदाहरण हम अपने घर परिवार से ले सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक वर्ष में 1,00,000 रुपए कमाता है, तो वह व्यक्ति अपने 12 महीने में कितना रुपया खर्च करेगा, इसको और किस किस रूप में करेगा, इसी को हम अपना घरेलू बजट कह सकते हैं। भारत सरकार भी, उसके लिए भी यह भारतवर्ष उसका एक घर है और उसके लिए पूरी वर्ष में कितना रुपया कहाँ से मिलेगा और कितना रुपया कहाँ खर्च करना है, उसका हिसाब किताब बजट कहा जाता है। ध्यान रखें कि अगर भारत सरकार को 100 पैसे मिलते हैं तो खर्च भी तो 100 पैसे ही कर सकती है सरकार। अगर उससे अधिक खर्च करना होगा तो उसे लोन लेना पड़ेगा दूसरे देशों से या अंतर्राष्ट्रीय बैंक से, जिसे हम विश्व बैंक भी कहते हैं, वहां से पैसा लेना पड़ेगा। इस प्रकार से देश को हम बजट प्रदान करते हैं। हमारी सरकार बजट बनाती है और वह बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक खर्च किया जाता है। ध्यान दें कि आज जो बजट बन रहा है वह 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा, उससे पहले नहीं। तो ध्यान दें कि अगर सरकार को 100 पैसे मिलते हैं, 100 पैसे उसके खजाने में जमा होते हैं, तो कैसे कैसे जमा होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, आओ देखते हैं। एक इस व्रत के माध्यम से इसकी मैंने हिस्से बना दिए हैं कि कहाँ से कितने पैसे सरकार को प्राप्त होते हैं। बहुत लोग नहीं जानते होते हैं कि बजट किस प्रकार से बनता है। आओ ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले तो कहाँ से 100 पैसे मिलते हैं यह देखते हैं। तो 100 पैसे में से ये 36 पैसे उसे कर्ज और अन्य देयताओं से प्राप्त होते हैं। सरकार ने बैंकों के माध्यम से जो लोन बांटे होते हैं, जो जनता को ऋण देने होते हैं, ऋण और उसका ब्याज देना होता है, वह सरकार के पास पहुंचता है और इस प्रकार से 36 पैसे उसे प्राप्त हो जाते हैं। 15 पैसे ये GST से प्राप्त होते हैं, अर्थात इसे हम जो भी उत्पादन कर है या अन्य कर हैं, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से जो टैक्स लिए जाते हैं, वो 15 पैसे के रूप में उसके प्राप्त होते हैं और 14 पैसे आय कर के रूप में प्राप्त होता है। इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं, यह 14 पैसे के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 13 पैसे उसे कारपोरेट कर से प्राप्त होते हैं। ध्यान दें कि कहीं न कहीं से सरकार को कर के रूप में ही पैसा मिलता है, चाहे वो कारपोरेट कर हो, चाहे वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो, चाहे वो राजस्व से कर हो, चाहे वो पूंजी से कर हो। कहीं न कहीं से जो ब्याज है वो भी एक प्रकार से कर ही है। तो हम देखते हैं कि 8 पैसे उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से 6 पैसे उसे गैर कर राजस्व से प्राप्त होते हैं और 5 पैसे उसे गैर ऋण पूंजी से प्राप्त होते हैं और 3 पैसे उसे सीमा शुल्क से प्राप्त होते हैं। सीमा शुल्क का मतलब हमारी भारत की सीमा से दूसरे देशों को जब कोई चीज़ जाएगी या दूसरे देशों से कोई चीज़ आएगी तो सीमा पर भी एक टैक्स लगता है, उसी को हम सीमा शुल्क कहते हैं। वो 3 पैसे लगता है, किसी पर कम या किसी पर ज़्यादा, लेकिन एक औसत, ये सभी औसत हैं। जैसे GST है तो किसी पर 28% भी है,
किसी पर 5% भी है, लेकिन एक औसत प्राप्त हुआ, उसे 100 पैसे में से 15 पैसे जीएसटी के रूप में प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से उसका ये 100 पैसा उसे प्राप्त होता है। 100 पैसा यानी कि उसका रुपया इस प्रकार से बनता है। आइए इस रुपए को, माने ये जो 100 पैसा उसे प्राप्त हुआ, उस 100 पैसे को खर्च भी सरकार को करना है, तो कहां कहां खर्च करेंगे? तो सबसे पहले आइए खर्च पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। इस वृत्त के माध्यम से मैंने खर्च को यहां पर देखा है, दिया है। तो सबसे पहले 8 पैसे उसे रक्षा क्षेत्र को व्यय करना होता है, माने 8% रक्षा क्षेत्र का खर्च है और 5% पेंशन पर खर्च हो जाता है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, पूरे देश के सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं, उन्हें पेंशन दी जाती है, उस पर 5 पैसे खर्च होता है। 20 पैसे ब्याज पर भुगतान होता है। ध्यान दें कि ब्याज, कैसे ब्याज ये हो गया? हमारे देश ने जब अपनी आय से अधिक खर्च की योजनाएं बनाई तो उसे दूसरे देशों से ऋण लेना पड़ा और उस ऋण का जो ब्याज भुगतान करना पड़ता है वो 20 पैसे के हिसाब से खर्च करना पड़ता है। माने 20%, भारत की कुल आय का 20%, कुल व्यय का 20% खर्चा ब्याज पर होता है। ये बहुत बड़ी राशि है। 16%, माने 16 पैसे राज्यों को दे दिए जाते हैं कि प्रत्येक राज्य का 16% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त हो जाता है। राज्य सरकारों की अपनी राज्य की आय होती ही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से 16% का उसे सहायता मिलती है, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट और अच्छी प्रकार से कर सकें। और 14 पैसे केंद्र सरकार क्षेत्रीय योजनाओं पर लगाती है। क्षेत्रीय योजनाओं का मतलब यह है कि केंद्र सरकार ऐसे राज्यों में जो केंद्र शासित राज्य हैं, उन पर 14% यानी कि 14 पैसे खर्च कर देती है। इसके बाद आता है वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 10 पैसे। अन्य अंतरण, वित्त आयोग अन्य योजनाओं में जो व्यय करता है, जो सभी मंत्रालय अपनी अपनी योजनाएं उसे बना के देते हैं और उसके अनुसार वो उनको ट्रांसफर करता है। ये 10% पैसा उसे ट्रांसफर करता है। और अन्य व्यय, सरकार के ऐसे व्यय, ऐसे खर्च जो आकस्मिक आते रहते हैं, सरकार अपने विवेक से व्यय करती रहती है। मंत्री अपने विवेक से व्यय करते हैं विभिन्न योजनाओं पर, वो 10 पैसे होता है। और जो पहले से घोषित योजनाएं होती हैं, उस पर 9 पैसे केंद्र सरकार अपनी योजनाओं पर खर्च करता है। जैसे केंद्रीय सड़कें हैं, केंद्रीय योजनाओं में जो बांध बनाए जाते हैं नदियों पर जो पुल बनाए जाते हैं, और अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्रीय योजनाएं जो है, केंद्रीय सरकार की अन्य योजनाओं पर वो 9 पैसे खर्च करता है। और 8 पैसे सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब जानते हैं? जो मुफ्त की योजनाएं हैं, छूट के रूप में दी जाती हैं। जैसे भोजन के लिए जो गेहूं वितरित किया जाता है, वो 2 रुपए किलो में दिया जाता है, जबकि वास्तविक कीमत तो उसकी 18 रुपए किलो है और वो दिया जाता है 2 रुपए में, तो 16 रुपए हो गई सब्सिडी। इस प्रकार से सरकार के 8 पैसे सब्सिडी में चले जाते हैं। विभिन्न योजनाओं पर, रसोई गैस पर सब्सिडी है, राशन वितरण पर सब्सिडी है, इस तरह की अन्य योजनाओं पर भी सब्सिडी रहती। कई ऋणों पर भी सब्सिडी रहती है, जैसे आवासीय ऋण है तो उसमें कुछ छूट दे देते हैं। इन सभी सब्सिडी को मिलाकर 8 पैसे कहा जाता है। इस प्रकार से मित्रों, सरकार जो आय और व्यय का पूरी वर्ष का एक लेखा जोखा बनाकर रख लेते हैं,
वेतन में कितना वितरण होगा, पेंशन में कितना वितरण होगा, ब्याज में कितना रुपया जाएगा। इस प्रकार से पूरी वर्ष सरकार को खर्च करने में आसानी रहती है और उसमें अधिक दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता है। इसको फरवरी मार्च में बजट पर विभिन्न चर्चाएं करके ये 2 महीने दिमाग खर्च करके वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री सीतारमण, डॉक्टर सीतारमण के द्वारा यह एक सुंदर प्रयास किया गया है। बहुत अच्छा उन्होंने बजट बनाया है और यह भविष्य के उज्जवल भारत को दर्शाता है। श्रेष्ठ भारत को बनाने की उनकी यह प्रक्रिया बहुत स्वागत के योग्य है। मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल अन्य जानकारियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।